The leading source of energy used in Pakistan today: coal, oil resources, natural gas, nuclear power. ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से आपसे सवाल किया जा रहा है कि कौन सी एनर्जी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है. Currently in Pakistan, the leading source of energy used for electricity generation is natural gas. Pakistan has significant reserves of natural gas and it plays a crucial role in meeting the country's energy demand. Natural gas-fired power plants contribute a substantial portion of the electricity supply in Pakistan. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से मुताल्लिक आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर होगा नेचुरल गैस. However, it is important to note that the energy mix in Pakistan is diverse and other sources also contribute significantly to the energy generation. Coal is another important source of energy in Pakistan, particularly for power generation. The country has substantial coal reserves. कोल के भी बड़े ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद है. आपको पता है नेचुरल गैस के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर काम घरों में आप कह लें जो चूल्हे जलाए जाते हैं या फिर इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पे जो इस्तेमाल होती है, जो एनर्जी यूज की जा रही है, वो कोल के रिजर्व्स हैं. कोल के रिजर्व्स क्योंकि हमारे फॉरेस्ट होते हैं, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है बेसिकली, तो हमारे यहाँ जो कोल है वो ज्यादा पाया जाता है. नेचुरल गैस फिर उसके साथ जो सेकंड नंबर पे आता है नेचुरल गैस. आपको पता है कौन से मुकाम पे, 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना, कौन से मुकाम पे है? सुई के मुकाम पे नेचुरल गैस के ज़खायर मौजूद है. ठीक है, वहां से निकाली जाती है. नेचुरल गैस हमारे सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए अगर खास करके कहा जाए तो फिर नेचुरल गैस और उसके बाद आता है ये. अच्छा, एक चीज और भी जो हम कहते हैं कि नेचुरल गैस हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो पेट्रोल के थ्रू भी हो रही है, लेकिन अब जो है वो इन चीजों पे तवज्जो की जा रही है कि हम मिटिगेट करें थोड़ा सा, और नेक्स्ट जो हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे. तो फिर हम आएंगे कौन सी तरफ? विंड टर्बाइंस है या फिर वाटर टर्बाइंस की तरफ, कि उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हमारे पास की जा सके. ठीक है, टॉक्सिक एयर पोल्यूशन लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल, ऑयल, बोथ ए एंड बी और गैसेस. तो क्या इसमें से सही हो सकता है? बोथ, यानी कोल और दूसरा ऑयल, इन दोनों को फॉसिल फ्यूल्स को जब आप जलाते हैं तो फिर आपको क्या हासिल होती है? सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि दोनों खतरनाक हैं. और याद रखिएगा अगर एसिड रेन का आपके पास सवाल आ जाता है तो उसमें ये दोनों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर सल्फर ऑक्साइड्स कहीं से खारिज हो रहे हैं तो आपको पता है फजा में पहले से क्या मौजूद होते हैं? वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं जो इसके साथ रिएक्ट करके हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बना लेते हैं. कौन से एसिड्स होते हैं सबसे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड? H2SO4 और HNO3. ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों एसिड्स फॉर्म कर लेते हैं. और इनको मैंने आपको बताया था कि दो तरह से इनकी डेपोजिशन होती है. एक होती है ड्राई डिपोजिशन और एक होती है वेट डिपोजिशन. वेट डिपोजिशन तो सबको पता है, बारिश की शक्ल में आई, बूंदा बांदी हुई, कुछ भी इस तरह का हुआ, तो वो जो रेन होती है वो एसिड रेन, वो आप कह लेंगे. अच्छा, एसिड किस तरह से आप डिटेक्ट करेंगे? उसके अंदर उसकी होती है कोई पीएच वैल्यू. ठीक है, पीएच वैल्यू के हिसाब से आप डिटेक्ट करेंगे कि ये एसिडिक है या नहीं है. ठीक है, कितना एसिड इसके अंदर आया, ये कितनी इसके अंदर जो है वो इसने बना, ये अल्कलाइन तरफ है या एसिडिक तरफ है. ठीक है, तो वो उस तरह से आप पीएच वैल्यू के लिहाज से उसको जज करते हैं. और दूसरी बात, ये नाइट्रिक एसिड ये फॉर्म कर लेती है. अच्छा, वहां के ऊपर जो बिल्डिंग्स या जो चीजें बनाई जाती हैं उसमें बताया था कि आपको डिफरेंट जो है वो मटेरियल आपको मिलता है. आपसे कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पे एसिड रेन मौजूद है. अच्छा, एसिड रेन बज़ाहिर वही बात मैंने जैसे बताई कि जरूरी नहीं है कि वो ड्राई डिपोजिशन हो या आपको नजर आ रही हो कि बूंदाबांदी हो रही है या कुछ हमें इस तरह का फील हो रहा है, बल्कि ड्राई डिपोजिशन भी होती है. ड्राई डिपोजिशन का मतलब है कि आपको ये नजर आ सकता है कि वहां के जो दरख्त है उनके पत्ते झड़ गए हैं, वहां के ऊपर जो बिल्डिंग्स है उनका कलर उतर रहा है, उखड़ गया है, वहां के ऊपर जो इस तरह की सिचुएशंस अगर आपके वहां के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनकी मसलन रुएं जो हैं वो गोल्डन हो चुके, ब्लैक थे पहले, जब वो रहने के लिए गए चेंज हुए किसी वजह से, और वो वजह ये हो सकती है कि वो वहां के ऊपर एसिड रेन मौजूद हो जो किस शक्ल में है? ड्राई डिपोजिशन, यानी वो आपको बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, बाकायदा रेन होती हुई. तो ये जो रेन है एसिड रेन, ये दो तरह से डिपॉजिट होती है. इसको दो डिपोजिशंस कहते हैं, एक वेट डिपोजिशन और एक ड्राई डिपोजिशन. ठीक है, और ये इन दोनों की वजह से होती है किनकी? सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और फिर एसिड बना रहे हैं. ठीक है, पानी कहाँ है? वाटर वेपर की शक्ल में मौजूद है जिसके साथ वो रिएक्ट करते हैं और फिर ये बना रहे हैं. ठीक है, तो टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल, ऑयल, बोथ, यानी चाहे आप लकड़ी जलाएं चाहे आप तेल जलाएं, इन दोनों के हवाले से गैसेस
ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल एंड ऑयल. These pollutants are released into atmosphere during the combustion of fossil fuels for various purposes, including power generation, industrial processes and transportation. किसी भी वजह से हो सकते हैं, चाहे गाड़ियां चल रही हैं वहां के ऊपर ज्यादा, चाहे बड़े ट्रक्स पिक हॉलर्स चलते हैं, चाहे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, किसी भी वजह से फॉसिल फ्यूल्स मैंने बताया क्या है, पेट्रोल, जो हम डीजल, जो भी चीजें जो इस तरह के पर्पजेस के लिए यूज कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल्स हैं. किस वजह से बनते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स? बरीड जो एनिमल्स जो एंशियंट टाइम्स के हो गए वो याद रखना. मैंने आपको पिछले हमने जो इसका पार्ट ए था उसमें ये भी बताया था कि इन दोनों में फर्क क्या है. अगर हम बायोगैस की या बायो मास की बात करते हैं और हम इसकी फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं तो इन दोनों में फर्क क्या है. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या कोल है ये एंशियंट टाइम से है, यानी बहुत ज्यादा अरसा इसको हो चुका है, ह्यूमन लाइफ से पहले से भी हो सकता है. ठीक है. और जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, बायोमास की, बायोगैस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो ह्यूमन एरा के अंदर उसको रीन्यू हम बार बार करके, यानी करीब करीब के जो आपके होते हैं उसको हम रीन्यू कर करके दोबारा से यूज हम कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में. फॉसिल फ्यूल्स में ये कह सकते हैं हम कि वो लंबे अरसे तक जो है वो चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो फाइनाइट है, फना हो जाने वाला है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. रिन्यूएबल एनर्जी जो हमने बताई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, विंड टर्बाइंस हो गई, वाटर टर्बाइंस हो गई, या इस तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जी जो हमने बायोमास कहा था, तो इनको हम दोबारा रिन्यू कर करके और अपनी ह्यूमन लाइफ के अंदर ही, ह्यूमन एरा के अंदर ही हम इसको जो है वो चार्ज कर करके और उसको चला सकते हैं, उसको वर्किंग कंडीशन के अंदर ला सकते हैं. तो ये एक ऑल्टरनेटिव जो हम रास्ते तलाश कर रहे हैं इन चीजों के, फॉसिल फ्यूल्स के और कोल के, जो हमें कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए ताकि जो है वो फजा में कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ना हो, तो फिर हम इन चीजों की तरफ आते हैं. ठीक है. कोल कंबस्शन इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस एज कोल ऑफन कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ सल्फर. ठीक है. कोल अगर जलाते हैं तो उसके अंदर से सल्फर की बड़ी मिकदार खारिज होती है. When coal is burned, sulfur dioxide is released into the air, contributing to air pollution and the formation of acid rain. To mitigate these emissions, mitigate का वर्ड मैंने बताया था आएगा आपका बार बार जब एनवायरमेंटल साइंस आप पढ़ते हैं. ठीक है. तो क्या मतलब है इसका? सोल्यूशन तलाश, हर कोई ना कोई हल तलाश करना, किसी ना किसी तरह उसको जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी, उन चीजों को हल करने की कोशिश करनी, सोल्यूशन की तरफ आना. तो मिटिगेट किस तरीके से करेंगे? These emissions, coal-fired power plants can use technologies such as flue gas desulfurization systems to remove sulfur dioxide from their emissions. ठीक है कि सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाए. Oil combustion also contributes to sulfur dioxide and nitrogen oxides emissions, although typically at lower levels compared to coal. The sulfur component in oil can vary depending on the source of refining processes. देखो ये जो रिफाइनिंग प्रोसेसेस की बात हुई है, जब पेट्रोल जो निकाला जाता है वो सिर्फ एक काले पत्थर की शक्ल में होता है. ठीक है. फिर उसको मुख्तलिफ रिफाइन प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, तो फिर वो एक जगह, आप फर्ज कर लो, मैंने पहले भी बताया था, एक कंटेनर में आप कंटेन कर ले तो उसके अंदर लेयर्स आ जाती हैं, आपको नजर आ रही होती हैं. तो एक लेयर समझोगे सबसे ऊपर वाली तो वही हो गई गैस वगैरह की. ठीक है. उसके नीचे कौन सा आया? ये डीजल वीजल गैसोलीन आई, फिर नीचे डीजल आया, फिर उसके नीचे ये, इस तरह से करते करते हैवी, जो सबसे हैवी वाला होता है वो नीचे होता है. पेट्रोल की जो डिफरेंट शक्लें होती हैं. ठीक है. तो पेट्रोल भी जो अब बन के निकल रहा है तो वो भी डिफरेंट शक्लों में निकलेगा. कौन सी चीज उसमें से अलग कर करके उसको एक्सट्रैक्ट कर करके कौन सी चीज निकाली जाएगी और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी. मतलब ये वाली चीज जो है गैसोलीन, ये किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, डीजल किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नीचे वाला जो रह गया था पेट्रोल वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो ये सारी उसके अंदर ये फॉर्म्स आती हैं. तो ये रिफाइनिंग प्रोसेसेस के दरमियान जो डिफरेंट उसकी शक्लें हो जाती हैं उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि इसमें से कितना सल्फर खारिज होने वाला है. ठीक है. Burning oil in vehicles, power plants and industrial boilers can release sulfur dioxide and nitrogen oxides into the atmosphere, contributing to air pollution and the formation of smog. अच्छा, smog एक और वर्ड आ गया जो दो लफ्जों से मिलकर बना है. कौन से दो? स्मोक एंड फॉग. ठीक है. तो ये बन गया क्या? स्मॉग. ठीक है. अब स्मॉग का आपके पास 5 नंबर का सवाल आया हुआ है. तो क्या होता है ये स्मॉग? अब आपको थोड़ा थोड़ा खुद ही अंदाजा हो गया कि स्मोक होगा और फॉग होगी, तो उन दोनों को मिला के ये बन जाएगा स्मॉग. और बड़े बड़े जो शहर है आपके, चाहे वो चाइना का शहर शंघाई हो गया, चाहे वो यूएसए का शहर कैलिफोर्निया हो गया,
चाहे वो बड़े बड़े, जो आप जैसे आप नेट खोलेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऐसी सिटीज आ जाएंगी बड़ी बड़ी कि जहाँ के पर इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं और उनके अंदर फॉग इतना ज्यादा होता है कि आपको जो करीब की भी चीज है, जो बाहिर आम आंख से यानी कोई अगर कम नजर आता है तो भी वो देख सकता है, आम तौर पे वो नहीं देख पा रहा है, यानी जिसकी आंखें अच्छी हैं वो भी नहीं देख पा रहा है क्योंकि बीच में फॉग बहुत ज्यादा आई हुई है। तो वो इस तरह से उन सिटीज का हाल हो गया है कि वहां फॉग की वजह से फॉसिल फ्यूल जलाए जा रहे हैं। एक तो कार्स वगैरह बहुत हैं और फिर दूसरे जो और इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो उसकी वजह से पूरा उनका समय जो होता है सुबह का या दिन का, तो वो फॉग की वजह से या स्मोक की वजह से, जिसे हम कहते हैं कि उसके अंदर दोनों चीजें मिक्स होती है, स्मोक और फॉग। अच्छा, हमारे यहाँ भी होता है लेकिन हमारे यहाँ की वजूहात कुछ और हैं, ठीक है। लाहौर में जिस तरह आगे अभी पिछले दिन हमने देखा कि स्मॉग हो गया, तो वो स्मॉग नहीं था, बेसिकली वो फॉग ही थी जो कि बादल, और उसकी वजह से आपको पता है कि इंडस्ट्रीज वो वैसे ही एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, तो उसके अंदर इंडस्ट्रीज इतनी है नहीं अमूमन, और उसके पास जो है तो वो थोड़ा सा जो बयान करने में या कहना चाहिए कि जो लोग लिखते हैं या वो उनको भी थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था कि वो जो है ऐसी जगह को ही हम स्मॉग बोल सकते हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो, तभी ये फॉर्मेशन होगी, वरना फिर आपकी या तो वो स्मोक ही होगा या फिर वो फॉग ही होगी, ठीक है। तो स्मॉग भी अगर होगा तो वो इतनी कम मिकदार में होगा कि वक्ती तौर पर वो फिर खत्म हो जाए। एक जो मुस्तकिल रहने वाली चीज है, जगह है, वो मैंने आपको बता दी कि वजूहात क्या है, और ये इंटरनेशनली जो फिगर्स हैं ये हमारे पास आते हैं, उसी हवालों से हम बात करते हैं, ठीक है। For air pollution, but it still contributes the greenhouse gas emissions and should be transition to renewable energy source for long-term sustainability. Sustainability का एक वर्ड आया, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। एक चीज का हमने हल तलाश कर लिया लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए था और हमारे लिए ही होके खत्म भी हमारे सामने ही हो गया, तो इसका मतलब है कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, हम उसको प्रोसेस में नहीं ला सके आने वाली अपनी जनरेशन के लिए, आने वाले वक्तों के लिए, जो न्यू जनरेशन आने वाली है उसके लिए जो है वो और ज्यादा खतरनाक है। इस टाइप की सिचुएशन पैदा हो गई कि पता नहीं वो बका भी रह सकेगी, उसकी बका भी मुमकिन है या नहीं मुमकिन है। तो अब हमें अपनी नस्लों को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सोचने पे मजबूर हुए कि कुछ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना चाहिए कि ना सिर्फ हमारी बका रह सके बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बका का सामान हो सके, ठीक है। तो उसके लिए कोशिशें जो है वो की जा रही है, मुस्तकिल कन्वेंशंस हो रही हैं आपकी। जब आप इन्वायरमेंट साइंस पे आते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ कन्वेंशंस पढ़ते हैं मुख्तलिफ चीजों के लिए, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कि अब एनवायरमेंटल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम होगा लॉन्ग टर्म के लिए। In summary, the burning of both coal and oil is a significant source of toxic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxides. It is important to reduce the reliance on these fossil fuels and transition to cleaner and renewable energy sources to mitigate the environmental and health impact associated with air pollution. ठीक है, जो ये कोल और फॉसिल फ्यूल काम कर रहे हैं उनसे बचना है, मिटिगेट करना है, कोई हल तलाश करना है, और वो हल क्या हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी की शक्ल में हल हो सकता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर regarded as energy sources which are renewable, non-renewable, generating और producing, तो definitely क्या होगा, non-renewable, इनको renew नहीं किया जा सकता। अभी पहले मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर नॉन रिन्यूएबल को बोला जाए दूसरा वर्ड तो क्या बोला जाएगा, फाइनाइट, फना हो जाने वाले, खत्म हो जाए। एक मरतबा जलाया आपने, चाहे कोल जला लिया चाहे फॉसिल फ्यूल जला लिए, अब वो फना हो जाएंगे, आप उनको रिन्यू नहीं कर सकते। जो दूसरी चीजें हम पढ़ेंगे या पढ़ी हमने पिछले सेशन में, उनको हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार हम जो है उसको चार्ज कर सकते हैं, और हमारे ह्यूमन एरा में जैसे मैंने बताया कि आप उसको दोबारा लेके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो fossil fuels are classified as non-renewable energy resources. These means that they are finite and cannot be replenished. ठीक है, replenish का मतलब दोबारा से आप उसको जो है वो एक तरह से ये वाला प्लान उस प्लान की शक्ल में तो नहीं जो हम प्लान बोलते हैं, PLAN प्लान, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको उसी मानों में लें कि हम वो आप दोबारा से उसको कि जी ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, हम उसको प्लान करके दोबारा से उसको अपने एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिप्लेनिश विद ह्यूमन टाइम फ्रेम, ठीक है। अब अपने टाइम फ्रेम के अंदर हमें, क्योंकि अगर हमने ये एंशियंट टाइम वाली चीज इस्तेमाल की तो उसका मतलब है कि अभी हम काम करना शुरू करेंगे, फिर हमारी नस्लों के बाद पता नहीं कौन सी मखलूक आ जाए वो इस्तेमाल कर रही होगी, ठीक है। तो वो एंशियंट वाली तो इस्तेमाल नहीं करनी, कौन सी वाली इस्तेमाल करनी है, रिन्यूएबल वाली, कि जो जिसे हम अपनी जिंदगी में ह्यूमन एरा के अंदर ही उसको इस्तेमाल कर सकें।
ठीक है. Time frame, once they are depleted, fossil fuels including coal, oil and natural gas are formed from the remains of ancient plants and organisms over millions of years through geological processes. The extraction and combustion of these fuels release energy, making them valuable for various applications such as electricity generation, transportation and industrial processes. ठीक है, जो चल रहा है अभी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि अभी तो ये इन्हीं चीजों के ऊपर चल रहा है. ठीक है, अभी जो पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो किसके ऊपर चल रहा है? इन्हीं चीजों के ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही चल रहा है. ठीक है, कोल के ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर चल रहा है अभी जो चल रहा है, जो सिलसिला है. लेकिन हम इसका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नुकसान पहुंच रहा है ये ना हो, तो इसके लिए मिटिगेशन की कोशिश शुरू होगी. However, due to their limited supply in the significant environmental impacts associated with their extraction and use, fossil fuels are considered non-renewable and unsustainable in the long run. As a result, there is a growing global shift toward renewable energy sources like solar, wind, hydro, geothermal and biomass. ठीक है, अब ये सोलर पैनल्स आपको पता है कि वहाँ एनर्जी जनरेट करते हैं. विंड टर्बाइंस आपको पता है वो पंखे की तरह से जो बना हुआ होता है. ठीक है, उसमें पंखा घूमेगा तो उससे एनर्जी जनरेट होगी. और क्या बात कही उन्होंने? हाइड्रो, पानी की जो पंचक्की आपने देखा होगा, पानी जहां से क्या होता है, जो दरिया होता है वो समुद्र में गिर रहा है तो वहां के ऊपर बड़ी तेजी से जो है वो मूवमेंट होती है पानी की. तो उस तेजी की मूवमेंट को हम पकड़ सकते हैं किसके जरिए से? वहां अगर हम वाटर टर्बाइंस लगा दें. ठीक है, तो उससे क्या होगा? एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. जियोथर्मल कुछ लगा दें. बायोमास मैंने बताया था कि जो बचा कुचा जो जंगलियात में से जो है कुछ इसका वहां दरख्त हमने काटे और वो कुछ हुआ और उससे कोई चीज बना ली, मसलन फर्नीचर हमने बना लिया, कुछ भी इस तरह की चीज बना ली तो टुकड़े बचे रह गए, कुछ भी ऐसी चीज. ठीक है, जो हमारे लिए एक फालतू सा हमें नजर आया, उसको हमने पीस लिया, सब कर लिया. बुरादा, जिसे मैंने बुरादे का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि वो बुरादे के फिर आपने डिफरेंट, उसका मैंने बताया था कि इस तरह से उसके जो है वो बना ली जाते हैं. जिस तरह मैंने कहा था कि टोटे टाइप की चीज जो है वो उस तरह बना ली जाती है और उसको जो है चूल्हों में इस्तेमाल करना है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, आप उसको जो है एनर्जी पर्पसेस के लिए उसको यूज कर रहे हैं. और इसी तरह से इंडस्ट्रियल बड़े पैमाने पे भी इसी तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है बायोमास को. ठीक है, उससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है. Biomass which are naturally replenished and have minimal carbon emissions, इसके emissions minimal होते हैं. जो भी चीज नेचर से आएगी हमेशा उसमें फायदा है, नुकसान नहीं है. ठीक है, तो हम जब मिटिगेट करते हैं तो हम दोबारा आ जाते हैं नेचर की तरफ, कुदरत की तरफ हम दोबारा आ जाते हैं. तो emissions, the transition to renewable energy is essential for mitigating climate change, reducing air pollution and ensuring a sustainable energy future. और इस तरीके से क्या होगा कि हमारा फ्यूचर जो है वो सस्टेनेबल हो जाएगा, बका, इंसान की बका जो है वो बाकी रह जाएगी. Oil, currently ये हो गया oil resources to play. However, it's important to note that the energy mix in Pakistan is, अच्छा ये natural gas का हम कर रहे थे. However, it is important to note that the energy mix in Pakistan is diverse and other sources also contribute significantly in the energy generation. Coal is another important source. Natural gas है, coal एक दूसरी source है हमारे पास जो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जो हम इस्तेमाल करते हैं. यहाँ जंगलात बहुत होते हैं तो कोल भी होता है डेफिनेटली, तो वो भी हम इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा ऑयल भी हम यूज कर रहे हैं. Oil resources also play a role in the energy sector in Pakistan, but their contribution to electricity generation is relatively smaller compared to natural gas and coal. Oil is mainly used for transportation industry and as a backup fuel for power generation. ठीक है, बैकअप फ्यूल के तौर पे पेट्रोल हमारे पास काम करता है. पेट्रोल भी मौजूद है, इसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर किस पे दे रहे हैं? नेचुरल गैस पे. ठीक है, न्यूक्लियर पावर इज अ ग्रोइंग कंपोनेंट. अच्छा ये भी एक नया, क्योंकि न्यूक्लियर पावर के ऊपर आपको पता है रिसर्च वर्क जारी है और चीजें तलाश की जा रही है कि इसको हम किस तरह से अपने लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं. जो एक जौहरी तवानाई हमारे पास मौजूद है तो इस जौहरी तवानाई को हम इस्तेमाल करें कुछ अपने फायदे के लिए, कुछ अपने इसके लिए कि सब इससे जो है वो मुस्तफीद हो सके. तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर से जनरेट करने का जो सिलसिला है उस पर गौर और खौस किया जा रहा है. न्यूक्लियर पावर इज ग्रोइंग कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान एनर्जी मिक्स. द कंट्री हैज सेवरल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स in operation, and nuclear energy is seen as a long-term solution to meet the growing energy demand and diversify the energy mix. Renewable energy sources such as solar and wind are also gaining momentum in Pakistan with increasing installations of solar and wind power projects across the country. These sources contribute to the energy mix but currently make up a smaller share compared to natural gas, coal and nuclear power. ठीक है, हम wind turbines भी देख रहे हैं, water turbines का तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन ये पंखे वाली जो चीज जो आपने देखी वो आपने देखी है, जगह जगह लग रही हैं और उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो चुकी हैं. ठीक है,
व्हाट अबाउट ऑयल रिसोर्सेज? ऑयल रिसोर्सेज के बारे में जहन में सवाल आता है कि भाई अगर इतनी बातें आपने कर ली और आप नेचुरल गैस ही कह रहे हो तो ऑयल जो सोर्सेज हैं उनका क्या होगा? तो वो भी हम देख लेते हैं कि ऑयल रिसोर्सेज डू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर, while natural gas is the leading source of energy for electricity generation in Pakistan. Oil resources are important for various other purposes, particularly transportation and industrial applications. ठीक है, अब ऑयल यूज तो हो रहा है लेकिन कहाँ कहाँ पे हो रहा है? या तो ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है या इंडस्ट्री में हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो आप यूज कर रहे हैं वो क्या चीज है? इन दोनों का फर्क कि ऑयल आपके जहन में आया भाई ऑयल इतना आ रहा है, ऑयल के ऊपर इतनी न्यूज आती रहती है, सब कुछ होता रहता है, तो कहाँ यानी किस सिलसिले में इस्तेमाल हो रहा है वो? तो वो आपको पता चला कि दो जगह पे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एक इंडस्ट्रीज में, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, कि इसके लिए वो यूज हो रहा है ज्यादा। इलेक्ट्रिसिटी की जब आप बात करेंगे तो उसमें ज्यादातर आपकी नेचुरल गैस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। इन पाकिस्तान ऑयल इज प्राइमरी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स इंक्लूडिंग कार्स, ट्रक्स एंड मोटरसाइकिल्स। इट इज आल्सो यूटिलाइज्ड इन इंडस्ट्रीज for processes such as manufacturing, heating and powering machinery. However, in terms of natural gas and coal, Pakistan imports the significant portion of its oil requirement to meet domestic demand. अब वही वाली बात आ गई जो हम न्यूज में सुनते रहते हैं, जो कहते रहते हैं कि इंपोर्ट कर रहा है, ऑयल आ रहा है और वो महंगा पड़ रहा है, और जो भी चीज हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो चीज इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। The country has been working on diversifying its energy mix and reducing its reliance on imported oil by promoting the development of indigenous energy sources including natural gas, coal, nuclear power and renewable energy sources like solar and wind power. ठीक है, तो अब इस तरफ तवज्जो की जा रही है कि हमारे पास जो जराए हैं, यानी हमारे पास देखना पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा जरिया है वो हीट है। हमारे यहाँ की हीट, गर्मी, जो हमारा मुल्क है यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। सोलर पावर का इस्तेमाल अगर हम करें तो वो वक्ती तौर पे अगर हमें महंगा भी पड़े तो आइंदा आने वाले लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें जो बिजनेस है, हमेशा याद रखना जब बिजनेस में हम कोई चीज अप्लाई करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और उसमें कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कॉस्ट आप एक मरतबा लगाते हैं तो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा होने वाला है। तो बाज़ाहिर हो सकता है आपको लग रहा हो कि कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन फिर आने वाले दिनों में आपको लगता है कि बहुत ही सस्ता पड़ा। ठीक है, क्योंकि हम अगर तेल बरामद करते रहते तो फिर उनको जो डॉलर जाते हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं, सारा कुछ तो वैसे ही खर्च हो जाना था। तो उसके लिए जो ये रिसोर्सेज जो है मिटिगेट करने की कोशिश की जा रही है और तलाश करने की कोशिश की जा रही है। It's important to note that the energy mixes can change over time as countries make efforts to transition to cleaner and more sustainable resources. ठीक है, साफ सुथरा माहौल जो अपने इर्द गिर्द रखना है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए रखना है। While oil contributes to have a significant role in Pakistan energy sector, there is a global trend towards reducing dependence on fossil fuels, including oil, due to concerns over climate change, environmental impacts, and the push for renewable energy alternatives. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रोकने की कोशिश, आप आगे बढ़ा दें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस वाले क्वेश्चन से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आपको पता है कि एनवायरमेंटल साइंस हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी हो चुका है। ठीक है, अब आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो भी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो तो भी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो, आप किसी और सनत से वाबस्ता हो तो भी आप, यानी बिजनेस से वाबस्ता हो तो भी आप जो है वो एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि अब ये ग्लोबल इशू बन चुका है। ठीक है, अब हर कोई जो कर रहा है वो सोच रहा है मैंने जो चीज बनानी है, मिसाल अगर बिजनेसमैन सोच रहा है तो कह रहा है मैं चीज बना रहा हूँ, मेरी चीज बिकेगी या नहीं बिकेगी, मुझे चीज बनानी तो मेरी चीज से कितना नुकसान, फजा कितनी आलूदा होने वाली है, जो इमिशंस निकलेंगे जब मैं कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करूंगा, अपने यहाँ करूंगी जो भी, तो फिर उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है दूसरों के ऊपर, ये चीज मैटर कर गई है। ठीक है, तो वो इंजीनियर्स हों तब भी, चाहे वो डॉक्टर्स हों तब भी, चाहे वो बिजनेसमैन है तब भी, अब ये चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि अब वो इस हवाले से जो भी लॉस रेगुलेशंस इंटरनेशनली होंगे उनको मद्देनजर रखते हुए अपना काम जो है वो आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो किसी भी पेशे से वाबस्ता हो। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट जो है अब लाजमी हो चुका है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड कोल, तो इसमें से कौन सी ऐसी है, तो आपको पता है सोलर पैनल जो है वो भी रिन्यूएबल है, यानी दोबारा आप चार्ज उसे कर सकते हैं। एक दिन खत्म हो गया सोलर पैनल, आपने चार्ज किया था, सूरज निकला था, फिर दोबारा से सूरज निकलेगा, वो दोबारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से बायोगैस खत्म हो गई, बुरादा आप दोबारा से जो है वो आपको हासिल हो जाएगा, मिल जाएगा, आप उसे इस्तेमाल कर सकोगे। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वो पंचक्की चलेगी और आपके पास दोबारा एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ इसमें कोल ऐसा है कि वो जलाया तो फिर वो फाइनाइट हो जाएगा, फना हो जाएगा, वो दोबारा आप उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। So among the options you provided, coal is a non-renewable energy resource. Coal is formed from remains of ancient plants and lived millions of years ago. It is extracted from Earth's crust through mining and is burned to generate electricity or used for industrial purposes. As a fossil fuel, coal takes millions of years
to form and is considered renewable because it reserves are finite and cannot be replenished with a human time scale. ठीक है, replenish का मतलब मैंने बार बार आपको बता रही हूँ कि दोबारा से उसको आप इस तरह प्लान नहीं कर सकते, अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते. On the other hand, solar, biogas and hydroelectric are renewable energy resources. Solar, biogas, hydroelectric ये सारी चीजें आप renewable कर सकते हैं, इसको दोबारा चार्ज करके इस्तेमाल में ला सकते हैं. Solar energy is obtained from the sun's radiation, ठीक है, sun radiation से आ रही है and can be converted into electricity using solar panels. Solar energy is renewable because the sun is an abundant and continuously available source of energy. Biogas is produced through an anaerobic digestion of organic materials such as agricultural waste, animal manure and sewage. It is a renewable energy resource as an organic material used in biogas production can be continuously replenished. ठीक है, इन चीजों के माध्यम से आप इसको जमा करके थोड़ा रिएक्शन करा के आप ये जनरेट कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी राइट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर सच एज रिवर्स और डैम्स. जैसे मैंने बताया कि वहां के ऊपर सबसे ज्यादा जो पावर होती है वाटर के अंदर, जब वो दरिया से समुद्र में गिरा होता है तो उस वक्त वो पूरे फोर्स के साथ गिरा होता है, तो डेल्टा जहां बने हुए होते हैं उस मकाम को कहते हैं डेल्टा. कुछ तिकोनी सी टाइप की शक्ल बन जाती है, तो वहां से जब वो फ्लो कर रहा होता है तो बड़ा पावरफुल होता है, तो उस वक्त वाटर की पावर को जो है आप एनर्जी उससे जनरेट कर सकते हो. ठीक है, वहां वाटर टर्बाइंस लगा के जो वो एनर्जी जनरेट की जा सकती है. सच एज रिवर्स और डैम्स, it is considered as renewable energy resource because water is naturally replenished through the water cycle. Renewable energy source have a advantage of being sustainable. ठीक है, ये इसके अंदर ये खूबी होती है renewable के अंदर कि आप जो है वो इसको sustainable purposes के लिए यूज कर सकते हो, as they do not deplete natural resources and have over environmental impacts compared to non-renewable sources like coal. ठीक है, कोल को जलाएं तो फिर उससे जो नुकसान होते हैं, डिप्लेशन होता है. डिप्लेशन किस चीज का हो सकता है? डिप्लेट जो हो रही है चीजें क्या हो रही है हमारी, क्या डिप्लेट हो रही है? ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है. ठीक है, इस तरह से जो चीजें जो डिप्लेटिंग का सिलसिला हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, वो नहीं हो सकता. टूट का जो शिकार है चीजें वो नहीं होंगी जैसे हम ये रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे. Harmful radiation emitted by the sun is visible, infrared, ultraviolet, radio waves. अब harmful radiation किस किस की हो सकती है? visible light की हो सकती है, infrared की हो सकती है, ultraviolet की हो सकती है, radio waves. वैसे तो सारी ही harmful है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी है? ultraviolet rays जो है वो सबसे ज्यादा harmful है. Harmful radiation emitted by the sun includes ultraviolet radiation, while the sun emits a wide range of radiation. अच्छा बताओ कि जब ये इतनी खतरनाक है तो फिर तबाही क्यों नहीं फैल रही? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, सन से आ रही है, ओजोन लेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है. ठीक है, अल्लाह ताला का आदिल का जो अजीम पैमाना जिससे मैं कहती हूँ कि वो ये है कि उसने हमारी जो हयात है उसको कायम रखने के लिए पहले से चीजें मुतय्यन की हुई है, मुअय्यन की हुई है कि यहाँ इसको ये बचाएगा, यहाँ इसको ये बचाएगा. तो वो हम तक जितनी हीट आनी है, ये नहीं, हमारे लिए भी हीट जरूरी थी, ये नहीं था कि ठंड से अकड़ के, वरना तो जन्म ही ना ले पाता इंसान, जैसे जिसे कहना चाहिए पौधे, कोई भी ऐसी चीज की ठंड से अकड़ के मर जाते. ठीक है, तो हिद्दत जरूरी थी, हीट हरारत जरूरी थी, लेकिन इतनी जो जिंदगी के लिए फायदेमंद हो. ठीक है, इतनी नहीं कि वो जिंदगी के लिए नुकसानदेह बन जाए, क्योंकि अगर ज्यादा हुई तो फिर हर चीज जल जाती. ठीक है, स्किन जो है वो जल जाती, डैमेज हो जाती, या पौधे जो है वो जल जाते, या इस तरह की कंडीशन तो इस तरह भी नहीं होने दिया. ये ओजोन लेयर कायम की कि उसमें से छन की आएगी, वो छन्नी का काम, फिल्ट्रेशन करेगी, कितनी जो आपके लिए जरूरी है, जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी उतनी ही आएगी. ठीक है, आपके पास तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, रोकती है और उससे छन के जो जरूरी रेज है आपके पास वो आने देती है. While the sun emits a wide range of radiation including visible light and radio waves, ultraviolet radiation can be harmful to living organisms, particularly in excessive amounts or without proper protection. अगर ये proper protection ना हो तो फिर जल जाए सारी चीजें. Ultraviolet radiation is not visible to the human eye and is divided into 3 types. अब इनको 3 types में तकसीम किया है. अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती है ए बी यानी अल्फा बीटा गैमा, जो आप कहते हैं कि ए बी और सी. ठीक है, इन रेज में इनको तकसीम किया है. और ultraviolet C radiation is absorbed by the Earth's atmosphere and does not reach the surface. ठीक है, ये वाली जो रेडिएशन है इनको रोक लिया जाता है और ये सरफेस पे नहीं आ पाती. Ultraviolet B radiation is partially absorbed by the atmosphere but can still have damaging effects on human skin and eyes. जो B रेज हैं वो ये कर सकती हैं, और A रेज जो है रेडिएशन
although less intense, can penetrate deeper into the skin and may contribute to long-term damage and aging effects. ठीक है, तो स्किन को किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है, वो सारी चीजें आपको बताई गई इन अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू, अल्फा, बीटा, गैमा या ए, बी, सी जो आप रेज कहते हैं. Excessive exposure to ultraviolet radiation from sun can lead to sunburn, premature skin aging, eye damage such as cataracts, and an increased risk of skin cancer. It is crucial to take precautions when exposed to the sun, such as wearing protective clothing, using a sunscreen with a high sun protection factor (SPF), and wearing sunglasses that block ultraviolet rays. ठीक है, एक तो खैर ये बात इन्होंने कही कि अपनी जगह की आपको एहतियात करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि हम इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर सफर करते हैं. ठीक है, हमारा कोई रिश्तेदार था, वो अफ्रीकन कंट्रीज में रहने के लिए गया, तो हमने कहा कि अरे आप आ गए थे दिनों के बाद आए, 4 साल के बाद आया, 5 साल के बाद, मतलब वहां कुछ चला गया था और फिर आया, तो हमने कहा आप तो काले हो गए. ठीक है, काले याद रखना कि स्किन टोन के हवाले से अगर बात की जाए तो काली स्किन सबसे ज्यादा मजबूत स्किन मेडिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर समझी जाती है, ये बात हमेशा याद रखना. और याद रखना ये जो कह रहे हैं स्किन बर्न या ये जो कैंसर हो जाते हैं, गोरी स्किन वालों को सबसे ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ ठंड का माहौल होता है, ठंडक होती है और वो धूप में इतना उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, वो नहीं जा पाते. तो एक हद तक धूप आपके लिए जरूरी भी है. विटामिन डी कहते हैं जब उसकी बात आती है, तो वो धूप से जरूरत है, वो आपकी बॉडी को मिलनी चाहिए. इसलिए आपने देखा कि जो लोग धूप में काम करते हैं वो थोड़े ज्यादा मजबूत होते हैं. एक तो उनकी हड्डियां मजबूत होती है और दूसरे उनकी स्किन टोन जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत तस्वुर की जाती है. ठीक है, जिनकी थोड़ी सी डार्क है या जिनकी स्किन टोन से याद रखना हमेशा स्वेट हम कहते हैं, पसीना जो निकलता है हमारा, हम उसको बुरा तस्वुर करते हैं या हम ये महसूस करते हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है और हमें तो मतलब एसी होना चाहिए, पसीना ना निकले, वरना मेकअप खराब हो जाएगा. खवातीन का खास करके है, और मर्दों की स्मेल ना आए तो वो उस वजह से मोजों में की बहुत स्मेल आने लगती है, तो वो ना हो. लेकिन ये मैं बताऊं कि जो अल्लाह ताला का नेचर है वो नेचर है और वो होना चाहिए, रहना चाहिए. मेडिकल आपकी जो रिसर्च वो ये बताती है. तो ये जब रहेगी तो वो स्किन जो है आपकी कि वो एक पसीना निकलना एक नेचुरल अमल है. ठीक है, जो हमारी बॉडी के फैट्स हैं जो भी हैं, जब वो बर्न आउट होते हैं, वो बर्न आउट होना भी जरूरी है. जो मैं कहती हूँ कि पहले जो माहौल में हम लोग औरतें या मर्द काम किया करते थे, तो वो जो कुछ खाते थे वो उसको बर्न आउट कर लेते थे. मसलन पसीना आपके निकला करता था, औरत सिल पे पीस रही है कुछ, तो वो पूरी उसकी बॉडी जो है वो मूव कर रही होती थी. अभी क्या कर रही होती है औरत, यूं करके एक बटन दबाया, ग्राइंड हो गया, आ गया, आपकी चटनी भी बन गई, आपके वो मसाले भी पिस गए, आपका सब हो गया. ठीक है, तो बॉडी मूव नहीं की. तो अब हम कहते हैं खाने में एहतियात करें. अब डॉक्टर्स आपको क्या मशवरा दे रहे होते हैं, अब खाने में एहतियात करें. अब आप वो वाले खाने ना खाएं जो उस वक्त के लोग खाया करते थे, हैवी पाए, बड़े बड़े पराठे और वो सारी चीजें जो घी तेल वाली इस तरह की, उनसे कहते हैं एहतियात करें. ठीक है, आप हमारा जो हम कहते हैं, जो डॉक्टर्स आपको कहेंगे अपनी लाइफ को मॉडरेट कीजिए. आप कहेंगे मॉडरेट किस तरह करूं मैं अपनी लाइफ को, तो फिर क्या है, फिर आप ये वाली चीजें सारी कीजिए. धूप लीजिए प्रॉपर्ली ताकि बर्न आउट हो सके, आपकी स्किन से जो पसीना निकलेगा और आपकी जो वो वर्किंग कंडीशंस होंगी उस कंडीशन में आप आएंगे, मूव करेंगे. यानी आपसे कहा जाता है जॉगिंग करो, बच्चों से, लड़कों से अक्सर आपने देखा होगा पार्क्स में जॉगिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से वो करते हैं कि वो जो उन्होंने खाया पिया है वो एटलीस्ट वो हजम हो जाए. जब वो चलते हैं, भाग रहे होते हैं, या वो अपनी बॉडी को इस तरह के उनके हाथ पैर खुल सके, उनकी जो है ये मूव कर सके गर्दन. वरना लैपटॉप पे बैठे बैठे क्या होगा, जॉब्स का हमारा जो स्टाइल, जो हमारा जो वर्किंग जो लाइफ स्टाइल हो गया वो जिस तरह का बन गया है कि हमें जॉब भी करनी है तो हमें उसके ऊपर यानी बैठे रहना है. तो फिर क्या होता है, टेंशन एरियाज जो होते हैं हमारे इस तरह से. अब उसके लिए बड़ी जरूरी है कि धूप का एक हिस्सा जरूरत भी है इंसान की. ठीक है, तो वो धूप जो है वो आपके लिए एज वेल एज ब्लेसिंग और एज कर्स तो हम कह ही नहीं सकते. जो नेचुरल चीजें होती हैं उनको हम कर्स कह ही नहीं सकते. इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का इंतजाम पहले ओजोन की शक्ल में, मुख्तलिफ शक्लों में वो पहले किया हुआ है. तो लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो आपको ज्यादा मजबूत नजर आएंगे बनिस्बत उसके कि जो लोग इस तरह के माहौल में होते हैं और वो फिर बाहर निकलते हैं तो उनको एकदम से थोड़ा डिफरेंस फील होता है. तो बहरहाल जहां नहीं होते उन लोगों को ये वाली बीमारियां, ये वाले खतरात जो अभी आपको बताए गए, गिनवाए गए, वो ज्यादा होते हैं. Which of the following causes the least pollution when burned? Petrol, diesel, coal, natural gas. ठीक है, क्या causes होते हैं जो least pollution when burned के सबसे कम कौन सी जिसको जलाया जाए कौन सी जगह से होता है, तो नेचुरल गैस जो है वो सबसे कम जो है खतरनाक है इन सब के मुकाबले में. यानी अगर ऑयल जलाए तो ज्यादा खतरा है, कोल जलाएं तो ज्यादा खतरा है, नेचुरल गैस अगर आप जलाएंगे तो आपको कम खतरा होगा. ठीक है, among the options you provided, natural gas generally causes the least pollution when burned compared to petrol, diesel and coal.
Natural gas is considered a cleaner burning fuel because it produces lower levels of air pollutants and greenhouse gas emissions compared to other fossil fuels. When burned, natural gas primarily emits carbon dioxide, water vapors and a small amount of pollutants such as nitrogen oxide and sulfur dioxide. ये तीनों गैसें आपको बार बार बताई जाएंगी, तीनों के नाम अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना। कौन कौन सी हैं तीन? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है कि ये जो है ये सबसे ज्यादा जो है गड़बड़ फैलाते हैं। However, the emissions of these pollutants are significantly lower compared to the combustion of coal, petrol and diesel. जी, petrol and diesel fuels which are derived from crude oil. क्रूड ऑयल का मतलब है अभी वो मजीद साफ होने की गुंजाइश बाकी है, अभी वो इतना ज्यादा साफ नहीं हुआ है, थोड़ा कच्चा जिसे हम कहते हैं कि उस फॉर्म में है। Release higher levels of pollutants when burned. They emit carbon dioxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, particulate matter and volatile organic compounds. Diesel combustion in particular produces more particulate matter and nitrogen oxide emissions compared to petrol. Particulate matter का मतलब है जो ज़रात वहां के ऊपर मौजूद हो जाते हैं जब आप जलाते हैं कोई चीज, तो फिर ठीक है फजा में अक्सर आपने वैसे आई से अगर किसी की आईसाइट बहुत अच्छी है तो उसको नजर आता होगा कि कुछ चीजें मौजूद है यहाँ के ऊपर नुक्ते नुक्ते से, और वो ज़रात जो है वैसे भी जिनकी आइज बहुत अच्छी है उनको नजर आ जाते हैं। और वैसे खुद दिन से देखेंगे तो आपको बड़े वाज़ेह तौर पे आजकल तो पोल्यूशन इतनी है और धुआं और चीजें इतनी कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ साथ ये वाली चीजें जो इंडस्ट्रीज जला रही हैं या फिर कार्स जो चल रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से मौजूद होते हैं, तो वो मैटर जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। कोल कंबशन इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन व्हेन कोल इज बर्न, इट रिलीजेस, ये सब आपको पता है। व्हाइल नेचुरल गैस इज रिलेटिवली क्लीनर कंपेयर्ड टू पेट्रोल, डीजल एंड कोल, इट्स इंपॉर्टेंट to note that the combustion of any fossil fuel contributes to air pollution and greenhouse gas emissions. To address these environmental challenges, the transition of renewable energy sources is essential for a sustainable and cleaner energy future. आगे आ जाते हैं the main constitute of LPG। देखो अब LPG जो है वो हर घर का मसला बन चुकी है। अब LPG जो गैस है वो किस चीज के ऊपर मुश्तमिल होती है? मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन या प्रोपेन, तो वो प्रोपेन के ऊपर मुश्तमिल होती है आपकी। The main constituent of LPG liquefied petroleum gas कहलाती है, इस प्रोपेन, वो प्रोपेन के ऊपर मुश्तमिल होती है। LPG is a versatile and widely used fuel that is commonly used for heating, cooking and fueling vehicles. It is a mixture of hydrocarbon gases that are compressed and stored in liquid form. The primary component of LPG is propane। ठीक है, ये प्रोपेन के ऊपर मुश्तमिल होती है, which makes up a significant portion of gas mixture. While propane is the main constituent of LPG, other hydrocarbon gases such as butane and isobutane may also be present in smaller quantities। ये ब्यूटेन वाली जो गैसेस हैं ये भी इसके अंदर होती है, थोड़ी सी आइसोब्यूटेन ये भी मौजूद होती है, लेकिन मेन इनका कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोपेन ही होता है। क्रिएट डिफरेंट एलपीजी कंपोजिशन सुटेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। Methane and hydrogen on the other hand are not typically major constituent of LPG. Methane is a primary component of natural gas। नेचुरल गैस का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो मीथेन कहा जाता है। आपकी नेबर कंट्री की भी पिछले दिनों जो न्यूज आई उन्होंने कहा कि हमारे पास मीथेन के बड़े जखायर जो हैं वो दरियाफ्त हो गए, तो मीथेन याद रखना ये भी एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, CH4 मीथेन। हाइड्रोजन इज अ सेपरेट गैस दैट इज ऑफन यूज्ड एज अ फ्यूल और इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। एलपीजी में आपको जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेगा वो मीथेन नहीं होता, क्या होता है? प्रोपेन होता है। ठीक है, प्रोपेन है। The main constituent of CNG is methane, पैंटीन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, क्या होता है इनमें से? द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मीथेन, जो सीएनजी के अंदर जो आपको नजर आता है। अब एलपीजी के अंदर कौन सी नजर आई? प्रोपेन। सीएनजी के अंदर कौन सी नजर आई? मीथेन। ठीक है, ये दोनों का। The main constituent of CNG compressed natural gas is methane. CNG is a type of fuel that is primarily composed of methane gas. Methane CH4 makes up the majority of the gas mixture in CNG, typically around 95% or higher. It is a clean burning fuel and is widely used as alternative to gasoline and diesel for vehicles. While methane is a primary component of CNG, there may be also smaller amounts of, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी और मैं ये आपको बता दूं कि हमारे यहाँ इतनी आम नहीं है ये, लेकिन अगर आप बाहर की किसी कंट्री में आपका कोई रिश्तेदार रहता है और वो अपने एड्रेसेस आपको लिखवा रहा हो
तो वो आपको बताएगा फला गैस पंप के साथ, यानी वहां जो हमारे यहाँ जो है वो डीजल या पेट्रोल के जो पंप्स होते हैं, हम कहते हैं पेट्रोल पंप, वहां का फलाना पेट्रोल पंप, ठीक है, उसके नजदीक इधर गली में मुड़ जाइएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, गैस स्टेशन, ठीक है, उनके यहाँ होते हैं गैस स्टेशन होते हैं, क्योंकि वहां हमेशा से गैस ज्यादा यूज, व्हीकल्स के लिए जो है वो गैस यूज होती है, वहां के ऊपर पेट्रोल इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था जितनी गैस जो है पिछली हमारी जनरेशन में भी उनके यहाँ गैस पंप हुआ करते थे, गैस स्टेशन, ठीक है, तो गैस स्टेशन वहां आम है। यहाँ के ऊपर भी हमारे यहाँ कुछ दिनों चली सीएनजी, ठीक है, जो डीजल के बदले में लोगों ने सिलेंडर्स लगवाए अपनी गाड़ियों में, ऑटो में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सिलेंडर्स नजर आते थे, तो उनके अंदर हमने सीएनजी भी देखी, लेकिन बाद में फिर बहरहाल वो पेट्रोल डीजल की तरफ आए, और वही अब एलपीजी भी हमें नजर आते हैं ऑटो वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पे। ये सारे जो है ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल दोनों पर्पजेस में इस्तेमाल हो रही है। व्हाइल मीथेन इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, देयर मे आल्सो बी स्मॉलर amounts of other hydrocarbon gases present such as ethane, C2H6, propane, C3H8 and butane, C4H10. However, these gases are typically present in relatively low concentrations in CNG. CNG के अंदर ये वाली गैसें और भी होती हैं, लेकिन मेन जो कही जाएगी वो कौन सी कही जाएगी, मीथेन, कौन सी, CH4, मीथेन। It's important to note that exact composition of CNG can vary depending on the source of production methods. मैंने इस तरह बताया आपको कि जब हम कोई चीज भी प्रोसेस से गुजार रहे होते हैं या उसको रिफाइन कर रहे होते हैं, तो फिर उनकी लेयर्स जो अलग-अलग बन जाती हैं वो वेरी करती है, बिलोंग करती है उनकी से कि इसमें से कौन सी वाली दर्जे की आपने निकाली मसलन, और उनके बाद वक्त आप नाम रख देते हैं, जिस तरह डीजल आपने नाम रख दिया, पेट्रोल नाम रख दिया, आपने गैसोलीन नाम रख दिया, उसका है वो एक ही चीज से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन आपने इस तरह उसके नेम रखे हुए। इसी तरह से सीएनजी की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, कौन सी कैटेगरी की सीएनजी है उस लिहाज से उसको, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट exact composition of CNG can vary depending on source production methods. However, methane remains the main constituent and contributes to the energy content and performance of CNG as a fuel. G. Which of these is not a renewable source of energy? The solar, natural gas, wind, tidal energy. अब इनमें से सारे आप पढ़ लेंगे तो सब आपको नजर आ जाएगा। सोलर जो है वो रिन्यूएबल गैस है, वो उसको आप चार्ज करते रहते हैं, रिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। बाकी विंड जो है ये भी आपको पता है, विंड टर्बाइंस आपने लगाई, आप उसको भी रिन्यू कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। टाइडल एनर्जी, ये भी सारी चीजें टाइडल कहलाते हैं, जो पानी की सतह चढ़ती है और कम होती है, टाइड्स बनती हैं आपकी, ठीक है। तो वो पानी से जो आप जनरेट कर रहे हो तो वो इस तरह की। और ये हो गई नेचुरल गैस, तो ये नेचुरल गैस जो है यही है, एक ऐसी रह गई कि जो आप बर्न करते हैं तो फिर वो बर्न आउट हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स के साथ, ये एंशिएंट टाइम से जो निकली, तो ये वाली ही आएगी इसके अंदर, विच इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये नॉट है नेचुरल गैस। While solar, wind and tidal energy are considered renewable sources, natural gas is classified as a fossil fuel. Natural gas is formed from the remains of ancient plants and animals that were buried and subjected to high heat and pressure over millions of years. It is extracted from underground reservoirs and used as a fuel for various purposes, including electricity generation, heating and industrial processes. Unlike renewable sources, which are naturally replenished and have minimal environmental impact, natural gas reserves are limited and non-renewable. The extraction and combustion of natural gas also contribute to the greenhouse gas emissions, although it generally produces lower emissions compared to coal and oil. Renewable sources such as solar energy, wind power and tidal energy are derived from naturally occurring and replenishing sources such as sunlight, wind and gravitational pull of the moon on ocean tides. यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगी, जरा टाइड की डेफिनेशन मुझे बता दो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, मियां चपेट की बुक। क्या होते हैं टाइड्स? समंदर में जो बड़ी लहरें होती हैं, समंदर में जो लहरें होती हैं उनको वेव्स बोलते हैं। इनकी वजह होती है, समंदर में उठ रही है, चलो समंदर तक तो पहुंच ही गए और उसमें लहरों तक भी पहुंच गए, उठ रही है, उनकी वजह है, कुछ बता दिए यहाँ वजह। पढ़ो जरा, जुमला पढ़ लो, पढ़ के बता दो। the gravitational pull of the moon on the ocean tides. हाँ, क्या बताओ? मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से बना दिया मैंने। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है।
अब याद रखना कि हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ ग्रेविटी मौजूद है, ठीक है। अब जो ये ग्रेविटी है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्या हुआ, इन दोनों ने जगह बदल ली। कभी ऐसा होता है कि ये जो गर्दिश कर रही है तो पहले आपकी अर्थ वाली पोजीशन होती है कि मून इधर है और अर्थ बीच में आ गई, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मून ये है और अर्थ इधर आ गई, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि हर चीज के अंदर अपनी अपनी कुछ ना कुछ ग्रेविटी मौजूद है। सन का मास बड़ा है, इसकी ग्रेविटी भी बड़ी है, ठीक है। तो ये खींच रहा है, कशिश सकल मौजूद है, ग्रेविटी इसके अंदर मौजूद है, खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। अच्छा, और मून के अंदर भी थोड़ी सी होती है, तो मून भी खींचता है अपने अंदर। इसकी वजह से यहाँ के ऊपर अर्थ जो है वो मुश्तमिल है कितने एरिया के ऊपर, आपके काफी सारा जो है इसके अंदर, बल्कि इतना कहूं मैं 2/3 आपका वाटर ही है, ठीक है। 3/4 कहलाएगा, ये वाटर ही है, पानी के ऊपर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जमीन का थोड़ा सा है, जितना एरिया है आपका। 12 पानी ज्यादा है, 72%, 73%, और बाकी जो है वो अर्थ, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब ये भी इसको खींच रहा है अर्थ को, ठीक है, इसकी थोड़ी सी ग्रेविटी होगी, मून की भी थोड़ी सी जनरेट हो जाती है, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी अर्थ तो इधर नहीं आ सकती, अर्थ का मास है ज्यादा, तो अर्थ में से एक चीज उठ जाती है। वो उठने वाली चीज क्या होती है, पानी। और याद रखना कि जब पानी थोड़ा सा ऊपर उठेगा एक साइड से, तो ये फिजिक्स का नेचुरल फिनोमेना है कि दूसरी साइड से उसी तरह उसके अंदर जो है वो एक एंटी फोर्स जिसे कहते हैं, एक और फोर्स कायम हो जाती है, और वो भी यहाँ के ऊपर, तो यहाँ से भी पानी उठ जाएगा। तो जो जमीन के इस वाले एरिया में हिस्से, जो हिस्से आएंगे मुमालिक कायम है, और इस एरिया में जो मुमालिक कायम है, ऐसी जो ऑर्बिट के अंदर घूमते वैसी सिचुएशन पैदा होती हैं, और ये जमीन रोटेट कर रही है तो उसकी वजह से भी होते हैं अपने, और रिवॉल्व करने की वजह से भी होते हैं, डिफरेंट। जब इस तरह की सिचुएशंस डेवलप होती हैं कि मून पुल और सन पुल, ठीक है, वो पुल कर रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है उसको, तो पानी उठता है अपनी जगह से, और हर जगह का जहाँ के ऊपर भी समंदर है, उन लोगों जो वो वहां रहते हैं, वहां के बासी जिसे कहना चाहिए, लोग जो वहां रहते हैं, उनको पता है कि रिथमिक वेव्स, रिथमिक टाइड्स की जो बात तुमने की कि समंदर के अंदर वेव्स आ रही हैं, तो उनको रिथमिक बोलते हैं। रिथम इस वजह से कायम हो जाता है कि हमें पता है कि हम जहां रह रहे हैं वहां 2 मरतबा दिन में पानी चढ़ता है मसलन, या 1 मरतबा चढ़ता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा दिन कंप्लीट होता है, 24 घंटे अर्थ अपने रोटेट करते हुए इस पोजीशन पे आती है, तो उसकी वजह से जो कशिश कायम होगी, जो भी होगा, पानी ऊपर चढ़ेगा, तो वो हमारे वाले एरिया में 2 बार चढ़ता है या हमारे वाले एरिया में 1 बार चढ़ता है। ये डिपेंड करेगा एरिया वाइज कि हमारा एरिया कौन सा, आप कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कराची में या 1 बार चढ़ता है, किमाड़ी पे जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा, या 2 बार चढ़ता होगा, तो उन्हें पता होगा कि हमारे यहाँ 2 बार जरूर चढ़ेगा। एक सुबह के वक्त चढ़ता है मसलन, एक शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होने लगता है, और एक जब सूरज तुलू होता है मसलन, तो 2 वक्त जैसे मसलन। तो वो इस तरह से जो पानी जो चढ़ता है उसे हम कहते हैं टाइड्स। वो और रिथमिक वेव्स भी हम उसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि रिथम कायम हो जाती है, हमें पता होता है कि ये जो है ये ऐसे ही है, ऐसे ही होना है, यानी कल भी इसी तरह होगा, परसों भी इसी तरह होगा। और जो वेव्स, जो आमतौर पे जो वेव्स होती है, उनके लिए हम नहीं कह सकते मसलन कब वेव्स उठ जाएंगी, आजकल उठी नहीं है मसलन, आजकल मसलन जो है वो समंदर पुरसुकून है मसलन, तो ये चीज जो होती है ये हम टाइड्स के लिए नहीं कह सकते। टाइड जो है वो एक रिथमिक सिलसिला है जो मुस्तकिल बंधा हुआ है, और वो ऐसे ही रहेगा, वो अल्लाह ताला का कायम करता है, ठीक है, एक मुस्तकिल ऐसा ही होता है। तो ये कहलाती है, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है, जो वहां पे अभी बताया आपको कि ये इस तरह से ग्रेविटेशनल पुल होता है। सूरज भी खींच रहा है और वो आपका मून भी खींच रहा होता है, तो वार से पानी उठता है और इन मकामात पे उठता है और टाइड्स कायम हो जाती हैं। तो अब जो टाइड्स कायम हो रही है, आपको पता है पानी उठा तो यानी पानी में पावर आई, और जब पावर आई तो उस पावर को आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो ताकत, कोई भी जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको आप एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो these sources are considered sustainable and have potential for long-term energy generation without depleting finite resources or causing significant environmental harm. ठीक है, इससे डिप्लेटिंग नहीं होगी, फाइनाइट नहीं है, और ये सारी चीजें तो आपको बताई नहीं, फना हो जाने वाली नहीं है, ये एक सिलसिला है, मुस्तकिल कायम रहेगा और आप चार्ज करते रहेंगे, रिन्यू करते रहते हैं। The radiations emitted by a hot furnace are अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स। अब रेडिएशन जो एमिट हो रही है हॉट फर्नेस से, ये कौन सी होंगी, तो ये होंगी इंफ्रारेड। ये बात याद कर लेना, याद रख लेना
क्योंकि उसके अंदर कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शंस जो है वो बनाए जाते हैं फर्नेस के अंदर, और इस तरह से जनरेट किया जाता है कि वो एक जगह के ऊपर जो है वो जमा हो जाती हैं, एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होके सारी, और इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं कि मेटल के अंदर सुराख कर दे मसलन। तो वो जो है वो इंफ्रारेड आपकी जो है ये आपको हॉट फर्नेस के अंदर नजर आएगी। और ये वाली जो है ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर ये लगे हुए होते हैं हॉट फर्नेस, जहाँ के ऊपर आप इस तरह से इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। द रेडिएशन एमिटेड बाय अ हॉट फर्नेस इंक्लूड इंफ्रारेड रेडिएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर इट में ऑल्सो एमिट विजिबल लाइट, ठीक है। और बाज़ औक़ात इनसे जो लाइट जो होती है वो भी आपको नजर आ रही होती है। When an object such as furnace heated to high temperatures it emits thermal radiation। जब उसको हाई टेम्परेचर पे आप करेंगे तो वहां से थर्मल रेडिएशन यानी कि गर्मी, थर्मल से आपकी मुराद पता है आपको क्या होता है, गर्मी, ठीक है, जहां थर्मल हो रहा है, थर्मल रेडिएशन। द मेजॉरिटी ऑफ दिस थर्मल रेडिएशन फॉल्स विद इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बता दिया मैंने कि वो जो स्पेक्ट्रम जो आपको मुख्तलिफ लाइट्स और वो चीजें नजर आती है। इंफ्रारेड रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद लॉन्गर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ पता है क्या होती है, क्या है ये वेवलेंथ है। अब बताओ शॉर्टर किसकी है, लॉन्गर किसकी है? शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है और लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है, इनमें से ये बताओ, इन दोनों में से पहले बता दो किसकी है। याद रखना ये वाली जो होती है जिसका फासला ये वाला होता है ये वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। ये जो है आपकी ये शायद इस तरह से इसको जाहिर करते हैं बनाते हैं, ठीक है। ये जो है वेवलेंथ ये क्या होती है आपकी, ये शॉर्टर है, और ये जो है ये कितना हो गया यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, लॉन्गर, ठीक है। हाँ फ्रीक्वेंसी जो है ये इसकी कम है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, हाँ, तो वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वेवलेंथ कम हो गई, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा यूं करती हुई नहीं आ रही, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सही बात है कह रहे हैं। और वेवलेंथ क्या हो गई इसकी, ज्यादा हो गई, ठीक है, लंबी वेवलेंथ है इसकी। तो ये वाली जो वेवलेंथ है आपको क्या बता रहे हैं कि when an object as a furnace is heated to a high temperature it emits thermal radiation. The majority of this thermal radiation falls within the infrared region of the electromagnetic spectrum. Infrared radiation is a form of electromagnetic radiation with longer wavelengths than visible light. It is not visible to the human eye but can be detected as heat, ठीक है। कैसी वेवलेंथ होती है इसकी, लंबी है बनिस्बत लाइट के, ठीक है। द एमिशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स-रेज और माइक्रोवेव्स फ्रॉम अ हॉट फर्नेस इज अनलाइकली अनलेस, ये पसंदीदा नहीं है। देखो आपको पता है कि जो लोग एक्सरे भी अगर करवाते हैं तो उसे कहते हैं ज्यादा मत करवाना, ठीक है, क्योंकि हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चीजें ज्यादा पसंदीदा नहीं होती, लेकिन जरूरत के तहत ऐसा किया जाता है, ये चीजें मौजूद हैं और इन पे वर्किंग भी होती है। बाहर देखते हैं उनसे तो फिर आपको फायदा भी पहुंचता है, इन चीजों का जो इस्तेमाल होता है इलाज वगैरह के लिए और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो और इंडस्ट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एक्सरेज और माइक्रोवेव्स फ्रॉम अ हॉट फर्नेस इज अनलाइकली अनलेस देयर आर स्पेसिफिक कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस दैट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रेडिएशन, कि इन वाली रेडिएशन को प्रोड्यूस आपको करना पड़े। अ टिपिकल हॉट फर्नेस प्राइमरीली एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन एज हीट, ठीक है। A solar cell is made up of silicon, titanium, magnesium, teflon। तो याद रखना सिलिकॉन होता है ये सोलर सेल, यानी सोलर सेल मैंने बताया था कि कहते हैं सोलर पैनल को। सोलर फर्नेस आपने देख लिया अभी जो बताया हमने, जहां आप सारी लाइटों को मुश्तमा कर देंगे और एक उसको बना के पावरफुल, और वो जो है वो वहां के ऊपर जाके अपना वर्क करेगी। सोलर सेल सिंपली जो आपके सोलर पैनल्स आपको नजर आ रहे होते हैं उन्हीं को कहते हैं। और सोलर और ये सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल्स। इट इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सीधा सीधा ये करेगी और फौरन इलेक्ट्रिसिटी में आपको चेंज कर देगी, ठीक है, जो एनर्जी उसको थ्रू द photovoltaics effect. Solar cells, also known as photovoltaic cells, are typically made from thin layers of crystalline silicon or silicon based materials.
While there are various types of solar cell technologies and different materials can be used, silicon-based solar cells will dominate the market due to their efficiency, durability, and cost-effectiveness. The silicon wafers used in solar cells are often doped with impurities to create p-n junctions, which are essential for conversions of light energy into electrical energy. Titanium, magnesium, and Teflon are not typically the main components of solar cells. However, other materials such as metals, glass, and polymers may be used in the construction of supporting structures, electrical contacts, and protective layers of solar cells. Which of the following is not combustible? सोलर सेल्स किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं, ये पता चल गया, ठीक है, कि सिलिकॉन के ऊपर ज्यादा जो है वो होते हैं, बाकी चीजों के इनके साथ होता है लेकिन सिलिकॉन सबसे ज्यादा. Which of the following is not combustible? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन. तो ऑक्सीजन इज नॉट कंबस्टिबल. ये बात एकदम हैरत लगती है. पहले तो मैंने इसको काफी रिसर्च किया तो फिर पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो कंबस्टेबल के साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं तब रिएक्ट करती है, वरना खुद उसके अंदर जो है वो कंबस्टेबल नहीं होती. तो ये कंबस्टन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन फ्यूल एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टिपिकली इन्वॉल्विंग द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट. जब आप इसको किसी चीज के साथ कंबस्टन, केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन अ फ्यूल एंड एन ऑर्गेनाइजिंग एजेंट, कोई कंबस्टन होता है, केमिकल रिएक्ट कराते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो अगर करता है बिटवीन अ फ्यूल, किसी फ्यूल के दरमियान में और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दरमियान में, टिपिकली इन्वॉल्विंग द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट. हीट और लाइट आपको नजर आती है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रादर देन अ फ्यूल. ठीक है, ये एक एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, फ्यूल के तौर पे नहीं है. It supports combustion by reacting with a combustible substance to produce heat, light, and often flame. In other hand, oxygen, hydrogen, butane, and methane are all combustible substances. They can undergo combustion reactions when exposed to sufficient amount of oxygen and an ignition source. सारी तफसील आपको यही बता दी गई कि ऑक्सीजन के साथ जब आप इनको रिएक्ट कराओगे तब ये कंबस्शन का, ये खुद कंबस्शन जो है कंबस्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन इनमें से कंबस्टेबल नहीं है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है जब उसको हम रिएक्ट कराते हैं. An ignition source, hydrogen, butane, and methane are commonly used as fuels and can be burned to release heat. It is important to note, जी आखिर में जो है ये सबसे ज्यादा important है जी. It is important to note that while oxygen itself is not combustible, it supports combustion. जी बढ़ाइए. The combustion of other substances and essential for most combustion processes to occur. ठीक है, खुद नहीं है, इट सेल्फ कंबस्टेबल नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो है सपोर्ट करता है. इन अ सोलर पैनल द मेटल इज यूज्ड इज गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, निकल. तो ये आपको दो जगह निशान लगा नजर आ रहा है, यानी कि कॉपर के ऊपर भी और सिल्वर के ऊपर भी. ये क्यों लगा हुआ है ये मैं बताती हूँ अभी, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों लगा हुआ है. देखो, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इसके अंदर होता है अच्छा जो आप यूज करेंगे सोलर पैनल के अंदर मेटल, तो वो जो है वो सिल्वर ही उसका जवाब है सही. लेकिन सिल्वर क्योंकि महंगा होता है और कॉपर क्योंकि सस्ता होता है, सेकंड नंबर पे आता है कॉपर. अगर हम वैसे देखें तो सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन क्योंकि वो सस्ता आसानी से मैसर आ जाता है और उस पर जंग नहीं लगता और दूसरी चीजें जो होती है आसानी से असर नहीं करती, तो वो एक बेहतरीन जो है वो तस्वुर किया जाता है सिल्वर के बाद. तो सिल्वर भी आपको नजर आएगा, लेकिन ज्यादा जो इस्तेमाल होगा वो किसका होगा, कॉपर का ही होगा. ठीक है, तो नंबर 1 पे सिल्वर आएगा, लेकिन आपको कॉपर ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है. कॉपर इज वाइडली यूज्ड इन सोलर पैनल्स ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, corrosion resistance, and portability. It is a key component in the photovoltaic cells of solar panels, where it acts as a conductor to facilitate the flow of electric current generated by the solar cells. While gold and silver are also excellent conductors of electricity, they are less commonly used in solar panels due to their higher cost. Copper provides a good balance between performance and cost, making it a preferred choice for the metal contacts and wiring within the solar panels. Nickel, on the other hand, is not typically used as a main metal in solar panels. It may be present in smaller quantities in some components or as part of electrical connections, but it is not primarily metal is
यूज इन सोलर पैनल्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ज्यादा जो आपको नजर आएगा वो कॉपर ही नजर आएगा, हालांकि सिल्वर इससे ज्यादा जो है वो बेहतरीन होता है, लेकिन कॉस्ट की वजह से लोग कॉपर को प्रेफर करते हैं। What about silver? ये अलग से इसीलिए पूछ लिया कि silver is commonly used in solar panels, particularly in the conductive grid lines that help collect the transport the electrical current generated by the solar cells. Silver is an excellent conductor of electricity, even better than copper. It is highly conductive, allows the efficient flow of electric current, reducing resistive losses in the solar panel. The conductive grid lines in solar panels are typically screen printed or deposited using various techniques, and silver is often chosen for this purpose due to its superior electrical conductivity. However, it's worth noting that silver is more expensive than copper, which is why it is used in solar panels is often limited to specific components like the grid lines. Copper is commonly used for the majority of the electrical wiring and interconnections within solar panels due to its lower cost and still good conductivity. In summary, while silver is used in solar panels for specific applications such as conductive grid lines, copper is more widely used for the electrical wiring and interconnections throughout the panel. ठीक है, कुछ कुछ जगहों के ऊपर आपको नजर आएगा थोड़ी सी मिकदार कि वहां सिल्वर की, बाकी सब कॉपर का है। A solar cell converts heat energy into electrical energy, solar energy into electrical energy. क्या कर रहा है इसमें से, वो तो खुद ही तुम पढ़ के बता दोगे क्या कर रहा है। डेफिनेटली क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, हीट एनर्जी तो को इलेक्ट्रिकल में नहीं चेंज कर रहा बल्कि सोलर एनर्जी धूप से ले रहा है वो, तो वो सोलर ही कहलाएगी। सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, तो वो डेफिनेटली यही जवाब होगा और उसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज न्यूक्लियर फिजन, यहाँ रोको थोड़ा सा, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, सन आपको पता है सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी यही है। चाहे आप सैटेलाइट छोड़ो फजा के अंदर, चाहे कुछ भी छोड़ो, सैटेलाइट में भी आपको दो तरह की सैटेलाइट नजर आती हैं, एक वो जो खुद से एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है सोलर पैनल्स की मदद से, ठीक है, और एक वो जो मोहताज है सोलर की, वही कि सोलर पैनल्स की मदद से जो उस धूप की मोहताज होंगी, जब उन्हें धूप पहुंचेगी और वो एनर्जी फराहम करेगी तो फिर वो अपनी एनर्जी जो है उससे काम करेंगी जिस पर्पसेस के लिए उन्हें भेजा गया है फजा के अंदर। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन ही है, हम आज के लिए कह लें, ह्यूमंस के लिए कह लें, लाइफ के लिए कह लें, लाइफ ऑन द अर्थ, उसके लिए एनर्जी सोर्स जो है वो सन ही है। न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फोटो, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। जब मैं सन का आपको पूरा जो है वो बना के दिखा रही थी, बता रही थी, उस वक्त भी बताया था कि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे होते हैं जिनकी वजह से ये एनर्जी जनरेट कर रही होती है, ठीक है। द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। In the core of the sun, hydrogen atoms combine to form helium atoms through a series of fusion reactions. This process releases an enormous amount of energy in the form of light and heat. Nuclear fission involves the merging of atomic nuclei to form a heavier nucleus accompanied by release of energy. In the case of the sun, hydrogen nuclei proton come together to form helium nuclei, releasing a tremendous amount of energy in the process. न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द अदर हैंड इज अ डिफरेंट प्रोसेस। अब ये फ्यूजन और फिजन का फर्क यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इज डिफरेंट प्रोसेस वेयर द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ के ऊपर स्प्लिट टूट जाते हैं, वहां के ऊपर क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। तो सूरज के अंदर आप देखते हैं मुस्तकिल एक अमल होता रहता है, फ्यूजन रिएक्शंस में फॉर्मेशंस होती हैं और यहाँ के ऊपर क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगी। फिजन रिएक्शन जो कहलाता है उसमें स्प्लिट होगा, जो बॉम्बिंग है या इस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो इसमें आपको नजर आएगा। स्प्लिट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स यूजुअली थ्रू द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूक्लियस विद न्यूट्रॉन। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, या तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इनका इस्तेमाल होगा या एटॉमिक बॉम्ब्स में इनका इस्तेमाल होगा। Chemical reactions such as occurring in combustion or chemical batteries do not productive in source of energy from the sun. Chemical reactions जो हैं वो अगर जो बाकायदा such as those occurring in combustion or chemical batteries में जो कहा जाता है do not provide the source of energy from the sun. The photoelectric effect, while important for solar panels and light detection, is not source of energy of the sun itself.
The photoelectric effect refers to phenomenon where light energy is absorbed by certain materials causing injection of electrons and generating an electric current. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सिर्फ इंजेक्ट कर रहा है उसके अंदर ताकि वो प्रोसेस जो है वो आपको असल चीज सोलर एनर्जी है वो ही जो आप सूरज से आ रही है और उसी को आप करके इलेक्ट्रिक में चेंज कर रहे हो. Which of the statement is not true about kinetic energy? अब ये भी बता दो, ये तो साइंस पढ़ता है 9th 10th में पढ़ी होगी जी, पढ़ो बताओ. Which of the following statement is not true about kinetic energy? इस जुमले दिए हुए इनमें से कौन सा है जो मैंने निशान भी लगाया है. वैसे तो everything which is moving has kinetic energy, जो चीज मूव कर रही है वो kinetic energy है. ये जुमला सही है या गलत? सही है. काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से सही है, जबकि जो सवाल पूछा है वो कह रहे हैं गलत जुमला बताओ. ठीक है, विच इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी नहीं है. तो जो सेकंड जुमला कहा है उन्होंने, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ समथिंग डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट, कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी हाइट पे डिपेंड करती है. तो ऐसा तो नहीं है. हाइट पे कौन सी डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक जो है वो हरकत हो रही है आपकी, जब एक मुस्तकिल चीज जो है वो चल रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसमें जो है वो इस्तेमाल होगी. तो उसको कहते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ समथिंग डिपेंड्स ऑन इट्स मास पे डिपेंड करती है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ समथिंग डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड पे डिपेंड करती है. तो ये तो जुमले सही है. ठीक है, जो गलत था वो ये वाला था हाइट. तो द स्टेटमेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ समथिंग डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट इज नॉट ट्रू अबाउट द काइनेटिक एनर्जी. फिर उसकी तफसील नीचे बता दी है, बताने की जरूरत है या आगे बढ़ जाएं जी. Which of the following statements is not true about gravitational potential energy? दूसरा ही सवाल इसी के मुताल्लिक आ गया है, ये भी पढ़ के बता दो. The gravitational potential energy depends on its speed. ठीक है, इसमें कह रहे हैं कौन सा गलत जुमला है जो इसमें दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के मुतालिक. तो डेफिनेटली स्पीड ही होगा. पोटेंशियल एनर्जी में तो स्पीड नहीं होती, यानी सलाहियत है. पोटेंशियल का मतलब अगर उर्दू में हम बोलते हैं इसमें ये करने की सलाहियत है, अभी किया नहीं है कोई भी काम. चाहे ठीक है बॉल रखी हुई है ऊपर, वो अभी गिरी नहीं है, रखी हुई है लेकिन उसमें गिरने की सलाहियत मौजूद है. कोई चीज मशीन अभी बटन ऑन नहीं किया, चली नहीं है, लेकिन चलने की सलाहियत इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है. ठीक है, तो कहते हैं इसके अंदर ये पोटेंशियल, स्किल के लिए भी कहा जाता है इसके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है, ये स्किल मौजूद है. ठीक है, तो वो पोटेंशियल अभी काम हुआ नहीं है, मौजूद है, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल. तो वो जो है स्पीड से इसका ताल्लुक नहीं होगा. स्पीड वाला जुमला ही जाहिर है गलत हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है वो चलती हुई चीज की, आप जो है किसी की स्पीड मालूम करना है कि भाई कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, कितनी स्पीड से रन कर रहा है, कितनी स्पीड है, तो वो आप उससे नापते हैं. तो द स्टेटमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ समथिंग डिपेंड्स ऑन स्पीड इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल का मतलब समझते हो क्या? जमीन जो खींच रही है, जब ऊपर से चीज गिरेगी तो उसको जो बाकी जुमले जो है वो सही है. बाकी जुमले कौन से वो भी पढ़ लो एक मरतबा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू हाइट, ये बिल्कुल सही है कि हाइट पे अगर कोई चीज रखी है तो उसमें जमीन खींच रही है तो गिरने की सलाहियत मौजूद है, उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि वो गिर जाए वो चीज. ठीक है, तो हाइट की वजह से ये है. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ समथिंग डिपेंड्स ऑन मास पे डिपेंड करे. भारी वजन होगा तो ज्यादा धमाके से यानी गिर सकते हैं, यानी पोटेंशियल मौजूद है उसके अंदर. ठीक है, तो ये भी सही है पोटेंशियल के एतबार से. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ समथिंग डिपेंड ऑन इन इट हाइट, ये तो सबसे जो डेफिनेशन आपको बताई जाती है वो यही वाली बताई जाती है कि हाइट के लिहाज से अगर ऊपर रखी हुई है तो ये चीज. बाकी ये वाला जुमला गलत था स्पीड के लिहाज से. तो स्पीड के लिहाज से पोटेंशियल नहीं नापी जाती, काइनेटिक नापी जाती है. ठीक है, स्पीड के लिहाज से. आगे बढ़ा दें इसको भी जी. अब हम आ जाते हैं. There are 3 or 4 different methods of heat transfer. Which of the following is not one of them? ठीक है, हीट के ट्रांसफर के आपने 2 या 3 मेथड्स पढ़े हैं, उनमें से एक जो है वो नहीं है. वो कौन सा नहीं है? वो कह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड हीट रेडिएशन. तो कौन सा इसमें से नहीं होगा? न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं होगा, क्योंकि ये बाकायदा आपने कराते हैं. ये जो है खुद ब खुद ट्रांसफर नहीं हो रही होती हीट. खुद ब खुद कब ट्रांसफर होती है कि आप चूल्हे पे फ्राइंग पैन गरम कर रहे हो, आपने हाथ से पकड़ लिया, हीट सीधी आपके हाथ में छाला पड़ गया. ठीक है, खुदा ना करे. ठीक है, और ऐसा नहीं करना कभी भी. ठीक है, तो वो वाली जो होती है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है. वो क्या कहलाएगा आपका? कंडक्शन. कन्वेक्शन क्या होती है? सूरज जब मैं बना रही थी तो मैंने बताया था कि इसके मुख्तलिफ आपको ये बना के बताए थे. ठीक है, इसके अंदर बताया था एक परत के अंदर इस तरह से जो है
वो बाहर से जो चीज है वो अंदर दाखिल हो रही है, अंदर की हीट बाहर निकलने की कोशिश करिए, लेकिन पूरी तरह निकल नहीं पा रही, तो ये अंदर अंदर इस तरह गोल गोल घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो तरीका होता है, यानी इसी को अगर हम एक ही बर्तन से ही आपको जो है वो तीनों चीजें बता दी गई थी, मसलन चाय का पानी आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, अब तीनों चीजों पे आ जाओ। तो कंडक्शन कौन सी वाली हो गई कि आपने हाथ से पकड़ लिया, ठीक है, वो ट्रांसफर हो गई हाथ के अंदर, उदाहरण क्या है, या किसी भी चीज के अंदर अगर आप फर्स्ट कर लो साफी से पकड़ते हो तो साफी के अंदर किसी भी चीज। दूसरी चीज क्या हो गई, पानी जो उसके अंदर बॉईल हो रहा है उसके अंदर हो रही है कन्वेक्शन। ठीक है, सन की एग्जांपल मैंने सबसे अच्छी बताई, सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी सन ही है, जिसके अंदर इस वाले परत के अंदर इसकी जो है वो गोल गोल घूम रहे होते हैं आपस में इस तरह करके हीट, पहले जो है वो फ्यूजन हो रहे हैं बीच में इधर, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के ऊपर आई कि वो रेडिएशन हुई और फिर उसके बाद कन्वेक्शन। ठीक है, अच्छा इसी में जो आपने चूल्हा नीचे से जलाया हुआ है वो क्या है, चाय की पतीली गर्म कर रहे हो ना, क्या है नीचे से वो जो आ रही है आग, रेडिएशन। ठीक है, सूरज से भी जो निकल रही है, अभी हमने कहा रेडिएशन निकल रही है, अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है, इसके अंदर से बीटा निकल रहा है, इसके अंदर से गैमा निकल रहा है, ठीक है, सब सारी जो भी निकल रही है तो वो सारी क्या हो गई, रेडिएशन। और ठीक है, और एक ही चाय की पतीली से आपने तीनों वाले जो हीट है एनर्जी वो आपने समझ ली, कैसे हो गई, कंडक्शन क्या हो गई, कन्वेक्शन क्या हो गई और रेडिएशन क्या हो गई। ठीक है, तीनों तरीके, इसको आगे बढ़ा दीजिए। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन ये कराते हैं, बाकायदा अमल कराया जाता है, आप एक इलेक्ट्रॉन पे जाके उसके ऊपर मारते हो, ठीक है, तो फिर वो जो है उसमें जो है आप उसको सर्च करते हो तो उसमें आपको चमक नजर आती है शीट के ऊपर, वो सारा बाकायदा एक अमल कराते हो, आप करा रहे हो, तो वो न्यूक्लियर आप बाकायदा कराते हैं वो रेडिएशन। तो वो डायरेक्ट नहीं हो रही, हीट ट्रांसफर का अमल नहीं है, बल्कि आप रिएक्शन करा रहे हो। आपका एनर्जी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ तक, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे।